रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरीके की गुजारिश भी करते हैं, इस तरीके के कमेंट्स लगातार मैं देखता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, जो अवैध संबंधों की कहानी होती है उसे सुनते सुनते हम ऊब जाते हैं, तो कई बार जो कहानी का टेस्ट होता है उसे थोड़ा सा बदला जाए। तो इसी क्रम में आज जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आप लोग को हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी। क्योंकि आज की कहानी के अंदर एक शख्स जिसकी उम्र महज 28 साल के आसपास है, और इसी 28 साल की उम्र में इस शख्स की अगर हम लोग जुर्मों की या फिर क्राइम की फहरिस्त देखें तो इतनी ज़्यादा लंबी है कि इसी 28 साल की उम्र में इसे सजाए मौत भी हुई। इसी 28 साल की उम्र में इसे 2 बार उम्र कैद की सज़ा हुई और भी अनगिनत मामलों में इसे सज़ा सुनाई गई। और जुर्मानों की फहरिस्त की बात करें तो लाखों रुपए के आसपास का इस व्यक्ति को ऊपर जुर्माना भी लगा। तो ये जो कहानी अगर आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई साल 2022 से। 14 जुलाई साल 2022 कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं गुजरा है इस डेट को। शुरुआत होती है इस कहानी की मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश में जो भोपाल लगता है, इसी भोपाल के अंतर्गत एक थाना आता है, खजूरी सड़क थाना। ये जो खजूरी सड़क थाना है, इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है। इस कॉलोनी का नाम है अमलताश कॉलोनी। और ये जो अमलताश कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर अलग अलग मकान हैं, उनके अलग अलग मकान नंबर हैं। यानी किसी को भी अगर कोई पार्सल या फिर कोई ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगाना होता तो वो अपना मकान नंबर ही देता, उसके बाद में उसका पार्सल उसके घर पर पहुंच जाता। इसी फहरिस्त में एक हाउस है, एक घर है, जिसका मकान नंबर है 586। और आज की जो कहानी है इसी मकान नंबर 586 की कहानी है। और इसी 14 जुलाई साल 2022 का ये वो दिन था कि इसी अमलताश कॉलोनी के अंदर ये जो मकान नंबर 586 है, अब चूँकि 14 जुलाई का ये वाक़या है और आप लोगों को पता है कि जुलाई और जून के महीने में भारत के अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब जब 14 जुलाई थी और तकरीबन दिन के 12 बजे के आसपास का समय था, और 12 बजे के आसपास बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो उस समय सड़कों पर निकले हुए थे। लेकिन उसी समय ये जो मकान नंबर 586 है, इसी मकान नंबर 586 से, इसकी खिड़कियों से, इसके विंडो से, इसके रोशनदान से कुछ अजीब तरीके की बदबू, कुछ अजीब तरीके का धुआं, कुछ अजीब तरीके की तपिश जो थी वो बाहर निकल रही थी। अब दोस्तों, अगर सर्दी के मौसम में किसी के घर से इस तरीके का धुआं या फिर इस तरीके की चीज़ें लोगों को दिखें तो लोग समझें कि नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि सर्दी है, घर के अंदर कोई अलाव सेक रहा हो या फिर किसी ने ठंडी को दूर करने के लिए आग वगैरह जलाई हो। लेकिन जुलाई के महीने में इस तरीके से घर से धुआं निकलना और उस घर से इस तरीके की बदबू आना, ये कोई नॉर्मल सी बात तो थी नहीं। लिहाजा जो उस समय वहाँ पर लोग होते हैं उन्हें यही लगता है कि इस समय इस घर के अंदर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस घर के अंदर जुलाई के महीने में घर से धुआं निकल रहा है। हो सकता है कि घर के अंदर आग लग गई हो या फिर कोई व्यक्ति जल के रह गया हो। यानी ऐसे लोगों का जाना इस घर के अंदर ठीक भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम लोग पुलिस को फ़ोन कर दें, और पुलिस जब आए तो उनके साथ में ही जाएं, ये बेहतर होगा। उसके बाद में जो सारे ही लोग उस समय सड़क के पास में होते हैं, वो तुरंत सब के सब जो लोग होते हैं वो इसी खजूरी सड़क थाना में फ़ोन कर देते हैं कि साहब इस तरीके से एक मकान नंबर है 586, इसी हाउस नंबर 586 से कुछ अजीब तरीके की बदबू आ रही है, इसकी खिड़कियों से धुआं निकल रहा है, साहब हमें तो कुछ संदिग्ध लग रहा है, आप आ जाइए। अब जब पुलिस इस तरीके से सुनती है कि मकान नंबर 586 में इस तरीके का हादसा हो गया, तो पुलिस जो थी तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है। गाड़ी उठाने के बाद में मौके वारदात पर पहुंचती है। जब तक वहां पर पुलिस पहुंची थी, लोग थोड़े से वहां पर उस घर के आसपास जमा हो गए थे। उसके बाद में वो पुलिस और बाकी के जो लोग होते हैं उस घर के अंदर जाते हैं। जैसे तैसे कर कर दरवाज़ा खोला जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो घर के कमरे के अंदर एक गड्ढा दिखाई पड़ता है। गड्ढा जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ताज़ा ताज़ा उसको खोदा गया है, लेकिन इस गड्ढे के अंदर अभी कुछ हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही पुलिस वालों की नज़र दूसरी साइड पड़ती है तो वहाँ पर एक शख्स जो होता है वो आग के हवाले होता है, यानी जल रहा होता है। अब इस अवस्था में एक शख्स को जब लोग जलता हुआ देखते हैं तो जैसे तैसे, चाहे धूल हो, मिट्टी हो, कंबल हो, पानी हो, जो भी किसी से बन पा रहा था वो उस शख्स को बचाने के लिए उसको ऊपर डालते हैं। आग बुझ जाती है, आग पर काबू पाते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो शख्स आग के हवाले था इसके अंदर कुछ बचा है, यानी जान बाकी है, तो फिर इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाए।
या फिर अगर मर गया है तो बात दूसरी है, फिर दूसरे तरीके से इस पूरे केस को देखा जाए। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो तुरंत इस व्यक्ति को चेक करती है कि इसमें कुछ बचा है या फिर नहीं बचा है। अब चूंकि देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है पूरी तरीके से जल चुका है, ऑलमोस्ट 90% जल चुका है। अब पुलिस वाले चेक करते हैं, जो कि देखने से ही ऐसा लग रहा था, तो जब चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है अब मर चुका है, इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में तुरंत पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और बहुत ही बारीकी से उस घर को चेक करते हैं। जब घर को चेक करते हैं तो कुछ संदिग्ध चीज़ें जो होती हैं वो पुलिस को मिलती हैं। पहली बात तो पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। जब मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिलता है तो पुलिस वाले तुरंत उस मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पुलिस को संदेह के घेरे में डाल रही थी कि अगर इस शख्स को घर के अंदर जला के ही मारना था तो आखिरकार इस घर के अंदर गड्ढा क्यों खोदा गया है। क्योंकि पुलिस वालों को ये पूरा केस इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि अगर किसी शख्स को गड्ढा खोद कर वहाँ पर दफना कर उसको मारना था या फिर उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर दफनाना था तो फिर शख्स को ज़िंदा क्यों जलाया गया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इस घर के अंदर गड्ढा खोदा जा रहा था तो गड्ढा तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट या फिर 1 सेकंड के लिए उस पर गड्ढा खोदा जाए और गड्ढा खुद जाए। गड्ढा खोदने में ज़रूरी सी बात है कि समय लगेगा, तो उस समय ये व्यक्ति कहाँ था। और इस तरीके से इस मोहल्ले के अंदर दिन दहाड़े ये सारी चीज़ें हो रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। ये चीज़ें पुलिस को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। अब उसके बाद में पुलिस तुरंत ये लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि ये जो मकान नंबर 586 है, ये मकान नंबर आखिरकार किसका है, किसके नाम पर है और ये मकान का मालिक कौन है। जैसे ही पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से ये पूछते हैं कि मकान किसका है, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये मरने वाला व्यक्ति कौन है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो मकान है, ये जो मकान नंबर से हमें पता है कि ये जो मकान है ये किसी अनीता नाम की महिला का है और इस अनीता नाम की महिला ने अपना मकान किसी को किराए पर देकर रखा था। अब जैसे ही पुलिस को ये बातें पता चलती हैं कि अनीता का मकान है और किसी को किराए पर दिया था, लिहाजा पुलिस जो थी अब तुरंत अनीता की तलाश करती है, क्योंकि अनीता से ही पता चल सकता है कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है कहीं वो तो नहीं जिसे मकान किराए पर दिया था। पुलिस वाले अनीता को बुलाते हैं, अनीता से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो मरने वाला शख्स है क्या तुम इसे जानती हो और कहीं ये शख्स वो तो नहीं जिसे तुमने मकान किराए पर दिया था। इधर एक टीम अनीता से पूछताछ कर रही थी, उधर जो दूसरी टीम होती है पुलिस की, जो टेक्निकल टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है, FSL की, ये सारी ही टीमें जो थीं वो अलग अलग पहलुओं पे जांच कर रही थी। जो टेक्निकल टीम थी वो उस मोबाइल पर जांच कर रही थी जो मोबाइल था उस घटना वाली जगह से मिला था। अब आजकल के मोबाइलों में तुरंत लॉक लगा हुआ होता है, इसलिए जो टेक्निकल टीम होती है किसी तरीके से उस लॉक को क्रैक करती है और लॉक को क्रैक करने के बाद में ये पता लगाती है कि आखिरकार ये मोबाइल किसका है। अब जब मोबाइल के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये मोबाइल है ये किसी रवि नाम के शख्स का मोबाइल है। और दूसरी तरफ जो अनीता से पूछताछ की जा रही थी तो अनीता बताती है कि मैंने मकान जो किराए पर दिया था उसका नाम रजत था। अब जब पुलिस वाले इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं, हैरान भी होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जिस फ़ोन पर जांच कर रहे थे उस फ़ोन से पता चलता है कि ये फ़ोन किसी रवि नाम का है। और इधर जो महिला ने बताया है तो ये बताती है कि उसने अपना मकान किसी रजत नाम के व्यक्ति को दिया था, यानी मरने वाला व्यक्ति रजत है। और अगर मरने वाला व्यक्ति रजत है तो उसके घर से रवि नाम के व्यक्ति का फ़ोन क्यों मिला। अब इसी दुविधा में जो पुलिस वाले होते हैं वो फैसला करते हैं कि रजत आखिर इस घर के अंदर अगर मर चुका है तो रवि तो आखिर ज़िंदा होगा। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब रवि की तलाश करना शुरू कर देते हैं। रवि के बारे में लोगों से पूछताछ की जाती है, रवि की लोकेशन, सारी जगहों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आखिरकार इत्तेफाक से पुलिस वालों को रवि की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस वाले जाते हैं, रवि को बिठाते हैं, उसके बाद में इससे पूछताछ करते हैं। रवि से पूछताछ सीधे तौर पर पुलिस वाले ये करते हैं कि आखिरकार तुमने रजत का मर्डर क्यों किया, आखिरकार तुम्हारी रजत से क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी। जैसे ही ये बात रवि सुनता है कि रजत का मर्डर हो गया है और पुलिस वाले उससे बोल रहे हैं कि उसने मर्डर किया है, तो जो रवि होता है कहता है कि साहब मेरा रजत के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जो रजत था ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और अक्सर कभी भी उसे कुछ भी ज़रूरत होती, चाहे पैसों की, चाहे बाइक की या फिर किसी और चीज़ की, वो अक्सर मुझसे ही मांगा करता था और मैं उसकी मदद भी किया करता था। अब जैसे ही ये बातें पुलिस वाले रवि की सुनते हैं, क्योंकि रवि जो जवाब दे रहा था ये बहुत ही शांत स्वभाव से जवाब दे रहा था, किसी भी तरीके की कोई घबराहट नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई एकदम से उतावलापन नहीं था। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले आखिरकार रवि से पूछते हैं कि ठीक है, अगर तुमने रजत का कत्ल नहीं किया तो ये बताओ कि तुम्हारा मोबाइल जो रजत जिसको जलाकर मारा गया है घर के अंदर, उसके घर के अंदर क्या कर रहा था। अब रवि जब ये बात सुनता है तो कहता है कि साहब जैसा कि मैंने आपको बताया
कि रवि अक्सर मेरा बाइक या पैसे उसको ज़रूरत होती थी तो ले लिया करता था। और कल के दिन भी ऐसा ही हुआ कि रवि और मैं बैठे हुए थे, रजत और मैं सॉरी, और उसके बाद में रजत ने मुझसे कहा कि रवि तू अपना फ़ोन देना। मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया। वो चलाता रहा, उसके बाद में फ़ोन लेके ऐसा ही चला गया। अच्छा, मुझे भी फ़ोन पे ज़्यादा काम होता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि टाइम वगैरह पास ना हो, इसलिए वो मोबाइल अपने साथ ले गया। तो मैंने भी इस पर कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। अब उसके बाद में उसने मेरे मोबाइल फ़ोन को ले जाने के बाद में क्या किया या फिर उसके साथ में क्या हुआ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब जैसे ही पुलिस वाले रवि के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को रवि की बातों पर विश्वास भी होता है, क्योंकि जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर पूछताछ के लिए गए हुए थे सबने इस तरीके के केसेस को कई बार हैंडल किया था, काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो ऐसे में रवि की बातों में उन्हें सच्चाई भी दिखती है। अब जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा हो तो ऐसे में उससे कुछ सख्ती भी दिखाना सही नहीं है। इसलिए पुलिस वाले अब बड़ा झंझट में पड़ते हैं कि रजत जो कि घर के अंदर जला के मारा गया, फ़ोन रवि का था और रवि इस तरीके से बता रहा है। तो आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, ये पुलिस को समझने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में पुलिस अपनी छानबीन का दायरा बढ़ा रही थी और इसी बीच में पुलिस को इत्तला मिलती है कि जो रजत है, जिसको पुलिस वाले मरा हुआ समझ रहे हैं, वो रजत कहीं पर कैमरे में घूमता हुआ दिखाई पड़ा है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस को पता चलती हैं, पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले इस पूरे केस के अंदर जो व्यक्ति जला था उसको रजत समझ रहे थे, मोबाइल रवि का था, ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चल चुकी थी। लेकिन अब इस तरीके की सूचना मिलना कि जो रजत है ये कहीं पर टहलता हुआ कैमरे के अंदर दिखाई पड़ा है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि रजत तो टहल रहा है, यानी रजत अगर जिंदा है और मोबाइल फ़ोन रवि का है और मरने वाला व्यक्ति घर के अंदर जला के मारा गया है और रजत वहाँ पर किराए पर रहता था, तो हो ना हो इस पूरे केस को पुलिस अब समझ जाती है कि ये केस आसान नहीं है। इसलिए पुलिस वाले अब ये सोचते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मरने वाला व्यक्ति आखिर कौन है। पुलिस के लिए ये जो केस था ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो रहा था, और पुलिस के लिए ये केस चैलेंजिंग इसलिए था कि अगर मरने वाला व्यक्ति कोई और हो तो फिर कातिल कौन है, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ है उसके पास से जो मोबाइल मिला है वो रवि का है और जो घर है वो रजत का है। तो कोई बाहरी व्यक्ति आखिरकार वहाँ आकर कैसे मर गया। लिहाजा पुलिस जो थी वो अपने जांच का दायरा बढ़ाती है और जांच का दायरा बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार पुलिस जब टेक्निकल चीज़ों से हर तरीके से, चाहे एसएफएल की टीम हो या फिर किसी और तरीके से, बायोमेट्रिक तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, तो पुलिस को यहाँ पर आखिरकार कामयाबी मिलती है और पुलिस को पता चलता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है इसका नाम अमन डांगी है। और जो अमन डांगी है इसकी उम्र महज 22 साल के आसपास है, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस वाले अमन डांगी के परिवार वालों को सूचित करते हैं। सूचित करने के बाद में बताते हैं कि साहब आपके बेटे की इस तरीके से डेड बॉडी मिली है। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो डेड बॉडी होती है परिवार वालों को सौंप दी जाती है। अच्छा, परिवार वालों की तरफ से एफआईआर भी करी जाती है। अब उसके बाद में पुलिस वालों के लिए जो केस था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी था, जो कि पहले से ही था, क्योंकि एक अनजान घर के अंदर आखिरकार अमन डांगी जाकर कैसे मर गया, और दूसरी चीज़ ये थी कि कोई अमन डांगी को क्यों मारेगा, और मारेगा तो फिर रजत के घर में क्यों मारेगा, और रजत के घर में मारेगा तो फिर वहाँ से रवि का मोबाइल कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह रही थीं और बहुत ज़्यादा डाइवर्ट भी कर रही थीं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये केस चैलेंजिंग तो है ही है, लेकिन इस केस की अगर परत या फिर कोई भी छोटा बड़ा क्लू अगर कोई दे सकता है तो इस घर में जो किराए पर रह रहा था, जिसका नाम रजत है, जो कहीं पर कैमरे में घूमता हुआ पाया गया है, वही दे सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अब रजत की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर रजत की जब तलाश शुरू की जाती है तो पुलिस वालों को रजत की तलाश करते करते तकरीबन 24 घंटे का समय गुजर जाता है, क्योंकि रजत जो था लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। और आखिरकार पुलिस को इसमें कामयाबी मिलती है। रजत जो था वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। पुलिस आखिरकार चैन की सांस लेती है, क्योंकि रजत जो था पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। अब जो केस था शायद इस केस से पर्दा हटने वाला था, इसलिए पुलिस वाले रजत को पुलिस थाने लेके आते हैं। इससे बिठाते हैं, बिठाने के बाद में इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वालों को ये अंदाज़ा था कि रजत जो कहानी हुई थी वो कहानी सुनाएगा, लेकिन रजत जो सुनाने वाला था इसका अंदाज़ा शायद ही पुलिस वालों को था, क्योंकि एक 28 साल का लड़का फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है और चाहे वहाँ पर पुलिस वाले जो सीनियर थे, चाहे जूनियर थे या फिर वरिष्ठ अधिकारी थे, उन सबको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस सामने बैठा हुआ 28 साल का लड़का कुछ इस तरीके की कहानी सुनाएगा। 28 साल का लड़का इस हद तक भी क्रिमिनल हो सकता है। दरअसल रजत जो कहानी पुलिस वालों को सुनाता है, उस कहानी के हिसाब से जो रजत था ये इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है, गुना ज़िला, इसी गुना ज़िले का रहने वाला था।
और इसका जो परिवार था सामान्य परिवार था, कुछ ज़्यादा बड़ा परिवार था नहीं। रजत जो था इसी गुना ज़िले की इसकी पढ़ाई लिखाई जो स्कूलिंग थी वो कंप्लीट हुई थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इसका ज़्यादा मन लगता नहीं था। हालांकि घर परिवार वाले इसको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन रजत का जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो घर वाले भी इसकी अय्याशियाँ या फिर इसका घूमना फिरना पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए जब वो रजत से थक हार जाते हैं तो उसके बाद में कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारा बस का नहीं है और तुम ना कर पाओ ना परिवार का नाम रोशन कर पाओ, इसलिए बेहतर यही होगा या तो कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो या फिर कोई काम धंधा कर लो। अब रजत जो था वो उस तारीख से छोटी मोटी नौकरियां या फिर चाहे प्लम्बर का काम हो, ये घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर करने लग जाता है। जो रजत था घूम घूम कर काम करता था। इसी काम में जब थोड़ी बहुत मेहनत करता तो 500-600 रुपये पा जाता। इसी 500-600 रुपये से ही अपना गुजारा करता, कुछ पैसे घर वालों को भी भेजता। लेकिन जो ये प्लम्बिंग का काम करता था उस प्लम्बिंग के काम से ना तो ये खुद संतुष्ट था ना अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था, क्योंकि रजत को ये था कि कितनी जल्दी वो करोड़ों रुपया कमा ले, कार हो, बंगला हो, इस तरीके की लाइफ हो। लेकिन ये सब कुछ प्लम्बर के काम से तो पॉसिबल था नहीं। लिहाजा दिन दिन भर ये अपने जहन में ख्यालात इसी तरीके के रखता कि किसी तरीके से कुछ ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपया कमा ले। लेकिन एक प्लम्बर के काम में इतनी बड़ी शख्सियत बनना, इतना रुपया कमाना इतना आसान तो था नहीं। लिहाजा जब ये ध्यान इधर उधर भटकाता रखता है तो उसके बाद में इसे एक शॉर्टकट रास्ता नज़र आता है, और ये जो शॉर्टकट रास्ता था ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी था। दरअसल जो रजत था ये रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता, और रेलवे स्टेशन पर घूमने के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इमरजेंसी में कहीं जाना होता और उसको टिकट ना मिल पाता तो उसके बाद में ये उस व्यक्ति से कहता कि देखो ये टिकट है, टिकट मैंने ख़रीद लिया है, लेकिन मुझे अब जाना नहीं है तो मैं ये टिकट बेचूंगा, लेकिन अगर तुम्हें इमरजेंसी में जाना है तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे फालतू देना पड़ेंगे। और जब ये बात वो व्यक्ति सुनता, चूँकि उसे इमरजेंसी में जाना था, तो वो इस रजत से वो टिकट थोड़े ज़्यादा पैसे देकर ख़रीद लेता। नॉर्मल सी बात थी, यानी टिकट को ब्लैक कर ये बेच रहा था। लेकिन बात महज इतनी भर नहीं थी। दरअसल जो व्यक्ति रजत से टिकट खरीदता और टिकट खरीदने के बाद में जब वो ट्रेन के अंदर सफ़र करता और जब अपनी सीट के ऊपर पहुंचता, सीट पर बैठने के लिए पहुंचता, तो वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि ये जो सीट है ये ऑलरेडी किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, और जो टिकट उसे दिया गया है महज कागज़ का एक टुकड़ा है जिस पर कुछ भी ऐसे ही प्रिंट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उस शख्स के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती कि उसने ऐसे ही रैंडमली रेलवे स्टेशन पर किसी से टिकट खरीदा था। यानी रजत किसी जानने वाले को अपना टिकट नहीं बेचता था, रैंडमली किसी भी व्यक्ति को वो अपना टिकट बेच दिया करता था। अब उस व्यक्ति के पास में रजत के बारे में ना कुछ ज़्यादा नॉलेज होती, ना कुछ ज़्यादा जानकारी होती, तो वो रजत के बारे में आखिर क्या ही कार्रवाई करे या फिर रजत के बारे में क्या ही सोचे। इसलिए वो व्यक्ति थोड़े समय तक तो रजत को याद रखता और उसके बाद में रजत को भूल जाता। कहा यह जाता है कि साल 2014 और 15 में रजत ने ऐसा कर कर रेलवे स्टेशन पर ब्लैक में फर्जी टिकट बेच कर लाखों रुपए कमाए। अब इस तरीके से जो रजत था ये अपने काम को करता चला जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था, लाखों रुपए कमा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, रजत को ये अंदाज़ा हो जाता है कि पुलिस वालों की नज़र उस पर है, पुलिस वाले उसे मॉनिटर कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं। तो रजत भी यहाँ पर सोचता है कि ऐसे काम से क्या ही फ़ायदा, भीड़ में जाओ, एक टिकट प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद में फ़र्जी तरीके से बेचो, और कुछ ज़्यादा मोटी आमदनी भी नहीं, पकड़ गए तो फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना। इसलिए रजत जो होता है ये अपने दिमाग में कुछ और ही ख्याल बुनने लगता है, और रजत सोचता है कि अगर गलत काम करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे पेट भर जाए। यानी इंसान को गूँ खाना नहीं चाहिए, और गूँ खाए तो हाथी का खाए, ये मिसाल है। लेकिन रजत यहाँ पर जो गूँ खाने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते पर उसको लेके जाने वाली थी। दरअसल रजत सोचता है कि टिकट प्रिंट करता हूँ, इससे बेहतर यही है कि नकली नोट प्रिंट करने लगूँ, अपने कमरे में ही प्रिंट करूँ, प्रिंट करने के बाद में कहीं पर जाकर रैंडमली चलाऊँ तो इससे मोटा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद में जो रजत था जाली नोटों का कारोबार शुरू कर देता है। अब रजत जो था वो जाली नोटों का कारोबार शुरू कर चुका था, और उसके बाद में इसने लाखों रुपए के नोट जो थे वो बंद कमरे के अंदर प्रिंट कर दिए थे। अब उसके बाद में वो उन जाली नोटों को लेके जाता, मार्केट में चलाता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, कहा जाता है कि जो जुर्म का रास्ता होता है इसका अंत खतरनाक होता है। इसलिए रजत के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस की नज़र पड़ जाती है। अब जब पुलिस की इसके ऊपर नज़र पड़ती है तो उसके बाद में पुलिस इसके यहाँ छापा मारती है, बाकायदा जाली नोट बरामद करती है। उसके बाद में इसे अरेस्ट करती है, जेल ले जाती है, बाकायदा इसे सज़ा हो जाती है, ये जेल में चला जाता है, चूँकि इसका फ़ोटो वगैरह भी उस समय न्यूज़पेपर में वायरल हुआ था।
अब जब रजत जो था वो जेल में जा चुका था, इधर इसके जो दोनों काम थे यानी ब्लैक में जो टिकट बेच रहा था और दूसरी तरफ जाली नोटों का जो कारोबार था ये भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुका था। अब इस तरीके से दोनों कारोबार ठप हो चुके थे। उसके बाद में रजत जैसे तैसे कर जेल से छूटता है। जब जेल से छूट कर बाहर आता है, जब तक इसकी जो छवि थी ये पूरी तरीके से समाज में ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उस समय इसके जो फ़ोटोज़ वगैरह थे वो भी वायरल हुए थे, न्यूज़पेपर में भी छपा था। तो इस वजह से अब ये लोगों को एक तरीके से ठग नहीं सकता था। अब लोग इससे सतर्क हो चुके थे, सावधान हो चुके थे। जब ये सारी चीज़ें रजत देखता है कि अब वो लोगों को ठग नहीं सकता, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो वो सोचता है कि अगर ऐसे पैसे नहीं कमाए जा सकते तो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद में ये लोगों को डरा कर पैसे कमाने का प्लान बनाता है। अब जब ये लोगों को डरा कर पैसे कमाने का प्लान बनाता है तो सोचता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में इसके जहन में एक ख़तरनाक आइडिया आता है और ये सोचता है कि बड़े बड़ों को डराया जा नहीं सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाए। उसके बाद में ये छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करना शुरू कर देता है, उनके परिवार वालों को ब्लैकमेल करता है। उसके बाद में जो परिवार वाले पैसा दे देते उनके बच्चों को छोड़ देता, जो परिवार वाले पैसा नहीं देते उनके बच्चों को ये कहीं बेच देता या फिर उनके साथ में कुछ और कर देता। इसी तरीके से जो सिलसिला था चलता रहता है। उसके बाद में आखिरकार एक बच्चे को ये किडनैप करता है। जब ये उस बच्चे को किडनैप करता है तो उसके जो परिवार वाले होते हैं वो सही रास्ता चुनते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाने के बाद में कंप्लेंट लगाते हैं अपने बच्चे की गुमशुदगी की, उसकी किडनैपिंग की और किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है वो सारा नंबर देते हैं। अब पुलिस वाले सर्विलांस की मदद से, सारी चीज़ों की मदद से आखिरकार इस पूरे केस में कामयाबी पाते हैं और ये जो रजत था इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब रजत को इस बार गिरफ्तार किया गया था और मामला जब न्यायालय में पहुंचा, चूँकि इसके ऊपर पिछले भी कुछ फ्रॉड के केसेस थे और इस तरीके से जब किडनैपिंग के मामले में इसको पकड़ा गया तो बाकायदा जब कोर्ट में इसको लेकर जब एक तरीके से जब इसको सज़ा सुनाई गई तो इसको जो सज़ा हुई वो उम्र कैद की सज़ा हुई। और उम्र कैद की सज़ा हुई उसके बाद में बाकायदा इसे ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया गया और उसके बाद में ये वहीं उस जेल में रहने लग गया। और जब रजत ग्वालियर सेंट्रल जेल के अंदर रहना शुरू करता है, अब इसको लग चुका था, चूँकि उम्र कैद की सज़ा हुई थी, इसको लग चुका था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। अब चूँकि पूरी ज़िंदगी इस जेल के अंदर ही रहना है तो क्यों ना इस जेल के अंदर अच्छे से रहा जाए, यहाँ पर रहने वाले जो कैदी हैं उनसे तालमेल मिलाया जाए ताकि अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटे। अब जब ग्वालियर सेंट्रल जेल में ये अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है तो यहीं पर इसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति जिसका नाम निरंजन मीना होता है इससे। जब निरंजन मीना से इसकी दोस्ती होती है तो उसके बाद में ये उसके साथ में रहना शुरू कर देता है। अब चूँकि ये जो व्यक्ति था जिसका नाम रजत था, जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, इसको लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद था और इसको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सारी चीज़ें पसंद थी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जेल के अंदर भी ये सारी सहूलियतें मिल जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आपके पास पैसे होना चाहिए। अब रजत भी इस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन इस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पैसे थे वो इसके पास थे नहीं। अब रजत सैनी के पास में जब पैसे नहीं होते हैं और पैसे इसे चाहिए थे, अब पैसे लेने के लिए ये अलग दिमाग लगाता है। ये अपने दोस्त निरंजन मीना के पास में जाता है जिससे जेल के अंदर ही इसकी मुलाकात हुई थी और निरंजन मीना के पास में जाने के बाद में कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अपना मोटिव, अपने लिए जो ज़रूरत थी वो बताता नहीं है और कहता है कि निरंजन मीना से मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे घर पे भेजने हैं, मुझे कुछ काम है। अब जो निरंजन मीना था वो रजत का बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त बन गया था। अब दोस्त जब पैसे मांग रहा है तो फिर जो निरंजन मीना होता है ये भी थोड़ी सी टेंशन में होता है, अब पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। तो उसके बाद में जो निरंजन मीना होता है ये उसी जो रजत व्यक्ति था इसकी मुलाकात करवाता है एक राम निवास मीना से और राम निवास मीना से कहता है कि जो मेरा दोस्त है इसका नाम रजत है और इसको पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जो राम निवास मीना था वो निरंजन मीना को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए निरंजन मीना के कहने पर, उसकी गारंटी पर वो रजत को 5 लाख रुपए कैश दे देता है। अब जब 5 लाख रुपए रजत को मिल जाते हैं तो बाकायदा इसके जो काम थे, जो इसकी ज़रूरतें थी, जो इसका लग्जीरियस लाइफ था, ये उसको जीना शुरू कर देता है। अब जो रजत था, जो कि इसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी तो इसे तो सारी ज़िंदगी जेल में ही रहना था, लेकिन जो राम निवास मीना था जिसने 5 लाख रुपए रजत को निरंजन मीना के कहने पर दिए थे, उसके ऊपर कोई केस चल रहा था छोटा मोटा। तो उसका जो केस था उसका फैसला हो जाता है और जो राम निवास मीना होता है ये बाइज्जत बरी हो जाता है, जेल से बाहर चला जाता है। थोड़े ही दिनों के बाद में जो निरंजन मीना होता है ये भी जेल से बाहर चला जाता है। अब जेल के अंदर अगर कोई व्यक्ति बचा था तो वो था रजत, और जो निरंजन मीना था रजत का दोस्त वो भी बाहर जा चुका था। निरंजन का जो दोस्त था राम निवास मीना जिसने 5 लाख रुपए रजत को दिए थे वो भी बाहर जा चुका था।
अब जब ये दोनों बाहर चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जब समय गुजर जाता है तो उसके बाद में जो राम निवास मीना होता है ये अपने दोस्त निरंजन मीना के पास में जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने जो जेल में जो रजत को मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, अब वो 5 लाख रुपए मुझे चुका दिए जाए। जब राम निवास निरंजन से ये पैसे मांगता है तो जो निरंजन होता है ये रजत के पास पहुंचता है कि जो 5 लाख रुपए तुमने लिए थे अब वक्त होता है कि तुम उसके पैसे चुका दो। लेकिन जैसे ही ये बातें निरंजन के मुंह से रजत सुनता है तो रजत को बड़ा शौक लगता है। उसको अजीब लगता है कि जो पैसे उसने लिए थे वो तो वो उड़ा चुका है, उसने उनकी अय्याशियाँ कर लीं, अब वो पैसे कहाँ रखे हैं, अब वो पैसे कैसे लुटाऊं। ये सारी बातें सुनकर रजत जो था उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं क्योंकि 5 लाख रुपए अब उसे लौटाने थे जो कि उसके पास नहीं थे। अब पैसों को लेकर जो चिंता थी रजत के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन जेल के अंदर ये किसी के साथ में फ्रॉड भी नहीं कर सकता था। अब न इसका कोई दोस्त जेल के अंदर बचा था जिसे चूना लगा दे। इसलिए जो रजत होता है ये साल 2022 के अंदर पैरोल के लिए अप्लाई कर देता है और संजोग से साल 2022 के अंदर ही इसे पैरोल मिल जाती है। पैरोल पर जब ये अपने घर पहुंचता है तो पीछे पीछे इसके निरंजन भी पहुंच जाता है क्योंकि राम निवास मीना जो था वो निरंजन से पैसे मांग रहा था। निरंजन पहुंच जाता है रजत के पास में और कहता है कि अब तो तुम घर भी आ गए हो तो बेहतर यही होगा कि जो 5 लाख रुपए हैं उसका इंतज़ाम करके तुम दो। लेकिन जो रजत था उसके पास में किसी भी तरीके का कोई पैसों का इंतज़ाम था नहीं और जो रजत था ना उसे पैसे वापस करने थे और ना ही उसे वापस जेल जाना था और इसलिए वो अपने जहन में तरह तरीके की प्लानिंग करने लगता है। यही सारी चीज़ें ये अपने दिमाग में सोचता रहता है और सोचते सोचते इसके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आते हैं। इसी बीच में इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, इसका नाम रवि होता है, रवि मीना। रवि मीना से इसकी दोस्ती होती है। इधर इस रजत की एक कंपनी होती है जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है और मेडिकल इक्विपमेंट बनाकर वो सेल करती है तो उसी में इसे सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाती है। 18-20 हज़ार रुपये ये वहाँ पर पाता है। अब शुरुआत में तो ये सोचता है कि यहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे और थोड़े बहुत पैसों का और जुगाड़ करके निरंजन के 5 लाख रुपए लौटा दूंगा उसको। लेकिन जब 18-20 हज़ार रुपये पूरा महीना मेहनत करने के बाद में पैसे कमाता तो फिर सोचता कि इतनी मेहनत की कमाई में भला ऐसे किसी को कैसे दे दूँ। अब जो रजत था अपने जहन में यही सारी चीज़ें चला रहा था और इसके दिमाग में ये था कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि वापस उसे जेल भी ना जाना पड़े और कुछ ऐसा हो जाए कि जो निरंजन के 5 लाख रुपए उसने लिए थे जेल के अंदर वो पैसे भी उसे ना लौटाना पड़े। उसके बाद में ये जाता है रवि के पास में और रवि के पास जाने के बाद में कहता है कि रवि मुझे एक किराए का कमरा चाहिए और तुम मेरी किराए का कमरा दिलवाने में मदद करो। रवि उससे कहता है कि तुम्हारा घर है, तुम किराए का कमरा क्यों लेना चाहते हो। तो जो रजत होता है ये कहता है कि मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं तो घर पे हो नहीं पाते, बेहतर यही होगा कि कोई किराए का कमरा ले लूँ। उसके बाद में रवि जाता है और जाने के बाद में इसे किराए का कमरा दिलवा देता है। उसके बाद में जो रजत था ये वहाँ पर जीना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है, तमाम तरीके के आइडियाज़ अपने दिमाग में लेके आता है। अच्छा, जो रवि था ये भी रजत का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। आए दिन जो रजत था रवि को अपने घर पे बुलाता, चिकन मटन खिलाता, ड्रिंक कराता। इसके बदले में जो रवि था रजत को अपनी बाइक दे दिया करता था, कभी मोबाइल फ़ोन दे दिया करता था, कभी पैसे दे दिया करता था। यही सारी चीज़ें कुछ चल रही थी। इसी बीच में रजत के जहन में एक थोड़ी सी चीज़ें आती हैं और वो चीज़ें ये होती हैं कि रजत सोचता है कि जो राम निवास है जिसने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे वो डायरेक्टली मुझको नहीं जानता। मुझको अगर कोई जानता है तो निरंजन मीना जानता है और वो मुझसे पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आ सकता है। यानी मेरे और राम निवास के बीच में एक लिंक है जिसका नाम निरंजन है, जिसके थ्रू ही राम निवास ने पैसे दिए थे। डायरेक्टली वो मुझे जानता भी नहीं, ना मुझसे पैसे मांग सकता है। तो जो लिंक है अगर मैं उस लिंक को ही ख़त्म कर दूं और उसको अपने जैसा दिखा दूं तो दोनों रास्ते जो मैं सोच रहा हूं वो दोनों रास्ते मेरे लिए साफ़ हो सकते हैं। यानी अगर मैं इसे अपने जैसा दिखा दूंगा तो मुझे वापस से जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और अगर निरंजन मर जाएगा तो जो राम निवास है ये मुझ तक पैसे मांगने के लिए आएगा ही नहीं। यानी दोनों रास्ते क्लियर हो जाएंगे, ना वापस जेल जाना पड़ेगा और ना 5 लाख रुपए राम निवास को वापस देने पड़ेंगे। उसके बाद में जो रजत होता है बाकायदा कत्ल की प्लानिंग करता है और कत्ल की प्लानिंग से पहले ये प्लानिंग करता है कि अगर जो निरंजन है वो यहाँ पर आ गया और मैंने उसका कत्ल कर दिया तो उसकी डेड बॉडी को कहाँ पर ठिकाने लगाऊंगा। तो सबसे पहले वो अपने ही घर के अंदर कमरे के अंदर एक कब्र खोदता है, एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोद चुका था और उसके बाद में उसे इंतज़ार था निरंजन के आने का कि निरंजन आएगा, उसको ड्रिंक वगैरह कराऊंगा। ड्रिंक वगैरह कराने के बाद में उसकी हत्या कर दूंगा और हत्या करने के बाद में अपने ही रूम के अंदर गड्ढे के अंदर दफना दूंगा उसको और उसके बाद में अपने आप को मृत दिखा दूंगा और ऐसा वैसा सारी चीज़ें तमाम तरीके से अपने जहन में लाता रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये प्लानिंग कर रहा था इसकी बहुत ज़्यादा अधूरी प्लानिंग थी
और उसके बाद में जो निरंजन मीना था, इसको भी कहीं ना कहीं ये खबर लग जाती है कि जो रजत है वो इसी तरीके का सोच रहा है। इसलिए जो निरंजन मीना होता है ये रजत से दूरी बनाना शुरू कर देता है और वो अपने पैसे अब अक्सर इस रजत से फ़ोन पे ही मांगा करता है और इसके पास आता ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें रजत देखता है कि निरंजन तो आ ही नहीं रहा है, जब आएगा नहीं तो कत्ल कैसे करूँगा, ये क्या हो गया, प्लान तो पूरा ख़राब हो गया। जब इसका प्लान ए ख़राब होता है तो उसके बाद में ये प्लान बी के बारे में सोचता है और प्लान बी के तहत ये अपने दोस्त रवि मीना से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, दरअसल जहाँ पर मैं सुपरवाइज़र की जॉब करता हूँ वहाँ पर एक वैकेंसी है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो जिसे जॉब वगैरह की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। अच्छा, जो रवि था उसकी दोस्ती एक अमन डांगी नाम के लड़के के साथ में थी जिसकी उम्र महज 22 साल के आसपास थी। सीहोर ज़िले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दोराहा गांव। वहीं के एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। यहीं पर एमबीएम कॉलेज में बीएससी करने आया था। पढ़ लिख कर अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहता था, इसलिए सोचता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो वो जॉब भी कर लूँगा। लिहाजा रवि कहता है कि मेरा दोस्त अमन डांगी है, उसको तुम सुपरवाइज़र की जॉब करते हो, वहाँ पर अगर कोई जॉब हो तो तुम दिलवा देना। यानी रवि अपने दोस्त की नौकरी के लिए इस रजत से बात करता है। अब उसके बाद में जो रजत था ये अमन डांगी से मुलाकात करता है, उससे दोस्ती करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैं नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, जो अमन डांगी था बेचारा गरीब घर का लड़का था, खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, रवि भैया ने एक से मुलाकात करवा दी है, वो नौकरी करता है, नौकरी दिलवा देगा। लिहाजा अमन डांगी खुश था, इसलिए वो बार बार इस रजत से मिलने भी जाया करता था। जो रजत था अमन डांगी से भी दोस्ती बढ़ा लेता है। अब उसके बाद में प्लान के मुताबिक एक तारीख आती है 14 जुलाई साल 2022 और इस 14 जुलाई साल 2022 को जो रजत था अमन डांगी से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद में कहता है कि आज तुम घर पे आ जाना, तुमसे मुलाकात करनी है, तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद में अमन डांगी से ये सारी बातें कहने के बाद में ये रवि के पास पहुंचता है और रवि से कहता है कि तुम्हारी बाइक और तुम्हारा मोबाइल फ़ोन मुझे चाहिए, क्योंकि दरअसल मेरा जो मोबाइल है उसमें रिचार्ज ख़त्म हो गया है, इसलिए मुझे किसी को इमरजेंसी कॉल करनी है और थोड़ी देर लगेगी। तो जो रवि मीना होता है वो कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज करा देता हूँ। तो उसके बाद में रजत कहता है कि रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, रिचार्ज मैं खुद से करा लूँगा, बस एक कॉल करनी है, दे दीजिए। तो उसके बाद में जो रवि मीना होता है आखिरकार अपनी बाइक की चाबी भी इसको दे देता है और अपना मोबाइल फ़ोन भी इसको दे देता है। उसके बाद में बाकायदा रजत अपने रूम पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद में अमन डांगी का इंतज़ार करने लगता है। अमन डांगी आता है, आने के बाद में बैठता है, थोड़ा बहुत ये उससे नाश्ता पानी कराता है और पीछे से बेड से उस अमन डांगी के सर पर हमला कर देता है। एक बेड मारता है, 2 बेड मारता है। अमन डांगी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो ज़मीन पे गिर जाता है। ज़मीन पे जब गिरता है तो उसके बाद में रजत उसके सर पर, उसके जिस्म पर चाकुओं से, बेड से, लातों से जितने हमले कर सकता था उतने हमले करता है। बेचारा अमन डांगी वहीं पर मौत के मुंह में चला जाता है, यानी एक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में जो रजत था अपने दोस्त रवि की बाइक से पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल निकालने के बाद में अमन डांगी के ऊपर डालता है और डालने के बाद में आग लगा देता है। अब जब ये अमन डांगी के जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा चुका था, उसके बाद में सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे बचा जाए। तो उसके बाद में जो मोबाइल ये अपने दोस्त रवि से लेकर आया था, उस मोबाइल को अमन डांगी के डेड बॉडी के पास में ही डालकर वहाँ से 9-11 हो जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि पुलिस आएगी, आने के बाद में इस पूरे केस में रवि को मुजरिम मानेगी। उसके बाद में रवि से पूछताछ करेगी, रवि बताएगा कि मेरा दोस्त था, मोबाइल फ़ोन मांग कर लेके गया था। तो हो सकता है कि पुलिस ये समझ ले कि ये जो रजत है यही जल के मर गया। तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में मैं दोबारा जेल न जाऊं, और जो रजत था इसका भागने का इरादा था और ये गुजरात जाना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से ये एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। उसके बाद पुलिस को इसकी लोकेशन मिल गई, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जो व्यक्ति था, पहले इसने अपने एक दोस्त निरंजन मीना को मारना चाहा, जो उससे जेल में मिला था, जेल में दोस्ती हुई थी। उसके बाद में जब उसे नहीं मार पाया तो उसने अपने प्यारे दोस्त रवि को बनाया। उसके बाद में उसके दोस्त का कत्ल किया और फंसाना रवि को चाहा। इस तरीके से ये लोग दोस्ती कर कर उनके साथ में विश्वासघात करता था। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसके बाद में इसे जेल में लेकर जाया गया, और उसके बाद में जब न्यायालय में इसे पेश किया गया तो उसके बाद में इसने नाटक करना चालू कर दिए कि उससे कुछ बीमारी है, वो मेडिकल के लिए जा रहा है, ऐसा वैसा, हेयरिंग के लिए जा नहीं सकता। लिहाजा जो जज साहब भी होते हैं वो इस व्यक्ति के एकदम से चरित्र को समझ जाते हैं, और उसके बाद में जो माननीय न्यायाधीश होते हैं धर्मेंद्र ताड़ा जी, वो इस केस को सुनाते हैं, और सुनाने के बाद में इस व्यक्ति को
मौत की सज़ा सुनाते हैं, यानी हैंगिंग टिल डेथ। और उसके बाद में 2 अलग अलग मामलों में से 7 साल की सज़ा सुनाते हैं। 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद सुनाते हैं। 50-50 हज़ार रुपये और अन्य कई मामलों में इसके ऊपर जुर्माना भी लगाते हैं। तो इस तरीके से इस व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, ये निचली अदालत का एक फ़ैसला था। हो सकता है कि ये मामला हाई कोर्ट भी जाए। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति था कितना ज़्यादा शातिर था और किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर सिर्फ अपने शौक़ के लिए उनका कत्ल कर दिया करता था। लेकिन कत्ल सिर्फ इसने एक ही व्यक्ति का किया था, लेकिन उससे पहले भी इसके बारे में कई ऐसे मामले थे, चाहे अपहरण के मामले हों, चाहे ब्लैक टिकटिंग के मामले हों, या फिर पुलिस को धोखा देने के मामले, कई मामले थे। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। जैसे जो व्यक्ति जिसका नाम अमन डांगी था, जो बीएससी करने के लिए यहाँ पे आया था, तो उसने परदेश में आकर अननोन लोगों पर भरोसा कर लिया। तो अननोन लोगों पर ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी है, ज़रा सा टाइम लूँगा मैं आप लोग को। मैं उस समय दुबई के अंदर जॉब किया करता था और मेरे साथ में एक लड़का था जो इंडिया का ही था, मेरा दोस्त था, जानने वाला था। तो हम दोनों एक साथ में ही छुट्टी पर घर आने वाले थे और उसी समय एक लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब घर से था, वो भी इंडिया का ही था। अब चूंकि अगर दुबई से या फिर फ़ॉरेन से इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करो तो कुछ पैसे लग जाते हैं, जो वहाँ पर एक्सचेंज होती हैं, कुछ पैसे ले लेती हैं। तो वो लड़का जो था, बहुत छोटी उम्र का लड़का था, तो वो सोच रहा था कि क्योंकि 1000-1200 दिरहम उसकी सैलरी थी, तो वो सोचता था कि अगर मैं जाऊँगा 1000-1200 दिरहम अपने घर ट्रांसफ़र करूँगा तो इसमें 20-22 दिरहम तो वहाँ के चार्जेस कट जाएंगे। तो जब हम घर आ रहे थे तो उसने उस लड़के से कहा जो मेरे साथ था, क्योंकि वो उसके ही एरिया का था, उसने उससे कहा कि तुम जा रहे हो तो ये पैसे ले जाओ और इंडियन करेंसी में तुम मेरे घर दे देना, एक्सचेंज करा कर एयरपोर्ट से। तो उसने उससे वो पैसे ले लिए, चूँकि 4-5 हज़ार दिरहम उसने दिए थे। आप सोच समझ सकते हैं कितनी मेहनत से इकट्ठे किए होंगे। उसके बाद में वो पैसे लेके आता है। लेकिन दोस्तों, जब 15 दिन मैं यहाँ पे रहता हूँ तो उसके बाद में मुझे उसी लड़के का फ़ोन आता है जो दुबई में रहता था कि उसने वो पैसे मेरे घर पर नहीं दिए हैं और उसने साफ साफ ये इनकार कर दिया कि तूने मुझे किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं दिए। यानी इस तरीके से वो धोखा कर गया। तो कहने का मतलब यही है कि किसी के ऊपर भरोसा कर चाहे अपना पैसा हो, चाहे अपना कुछ भी हो, कुछ कीमती हो, वो आप लोग को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें गोंडनवाल हैं, लिखते हैं देखते हैं हैवानियत की हदें कब तक पार होती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं। तो गोंडनवाल जी आपका शुक्रिया। शमा सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। तो शमा सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं ग्रेट जॉब सर, आपकी कहानी वाकई काबिल तारीफ़ होती हैं, सब कमोज़ होती हैं, सबा कामोज़ होती हैं। तो भाई आपका शुक्रिया शरीफ मोहम्मद जी। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं गुड जॉब शाबिज़ भाई, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत से सुनते हैं कहानी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, अमेरिका से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया भैया आपका। सतबीर हैं, लिखते हैं मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनता हूँ, नया साल मुबारक हो, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो सतबीर जी आपका शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजेंद्र कुमार जी आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और आपका जो नया साल हो अच्छा रहे। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं गलती नाजरीन की थी, आपकी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जावेद अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में एजाज़ आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर बिग ब्रदर, फुल सपोर्ट, प्राउड ऑफ़ यू। तो एजाज़ आदिल जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है नास टीयर सिंह करके आईडी है, लिखते हैं सर जी नमस्कार, मैंने पिछली वीडियो में पहली बार कमेंट्स किया था, आपने मेरा नाम लिया, बहुत बढ़िया लगा सर जी, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। मैं नचतर सिंह मंडी खाजूवाला ज़िला बीकानेर से कहानी सुनता हूँ। तो नचतर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हसीबुल अंसारी का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वाकई नाइस स्टोरी है। हसीबुल अंसारी दुबई में रहकर कहानी सुनते हैं, मेरे छोटे भाई, इसमें गलती दोनों की है, भांजे की भी और मामी की भी। तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत शुक्रिया। सुंदर शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका शुक्रिया। जिबैश अंसारी हैं, लिखते हैं शाबिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई वालेकुम सलाम, लिखते हैं आपका बहुत शुक्रिया नाम लेने के लिए, हम दुआ करते हैं कि आप तरक्की करें, खुश रहें, अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे। तो जिबैश अंसारी जी आपका शुक्रिया। मोगी वज़मी हैं, लिखते हैं शाबिज़ भाई गलती मामी और भांजे दोनों की है, तो कहानी अच्छी थी। तो मोगी वज़मी जी आपका शुक्रिया। दी वेरेस्टर हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो दी वेरेस्टर जी आपको भी नए साल की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और आपसे शिकायत है, कहाँ थे इतने दिनों से, कई दिनों के बाद शायद आपका कमेंट्स आया है।
पीके शर्मा है, लिखते हैं सर हैप्पी न्यू ईयर। कल कहानी में मामी बहुत बड़ी कसूरबार है, भांजा तो नाबालिग है। सर मैं यूपी हरदोई से हूँ। तो पीके शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। एक खान है, लिखते हैं मैं शकील खान सूरत गुजरात से आपकी कहानी सुनता हूँ और नाजरीन की गलती थी। तो शकील खान जी आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई सारी गलती नाजरीन की है। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो माजिद अंसारी जी आपका शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई शुक्रिया, आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा। कौन सा रिश्ता बच गया है आजकल जो कलंकित ना हुआ, माँ भी ऐसा कर सकती है। तो अब अदनान अब्दुल रज़ाक जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद अख्तर हैं, लिखते हैं मलिक भैया सलाम वालेकुम, मेरा भी नाम मोहम्मद अख्तर है और मैं भी पंजाब में रहता हूँ, मेरा भी घर बिहार में है और कहानी सुनते हैं मैं डर गया था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका भाई। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई भी हो या फिर ऊपर वाला ना करे, भगवान किसी के साथ में इतना बुरा ना करे। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया हैप्पी न्यू ईयर, आप कैसे हैं। उसके बाद में साहिल मलिक हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर यूट्यूब फैमिली। तो साहिल मलिक जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। तनवी जी ने लिखती हैं भाई जी आपने ये कहानी फिर से दोबारा सुना दी, शायद आपने सुनाई है और आप ध्यान से सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो तनवी जी ये कहानी बस 2 दिन पहले की थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये कहानी आपको पहले सुनाई थी, पहली बार सुनाई थी, लेकिन हाँ सिमिलर कहानी थी इससे रिलेटेड। ये कहानी तो महज 2-3 दिन पहले ही बिहार के अंदर घटी है। उसके बाद में मोहम्मद दानिश हैं, लिखते हैं झूठी कहानी है, फैक्ट चेक कर लो, सब इस तरह की कहानियों से समझ में क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए इन झूठे लोगों के चैनल को रिपोर्ट करो। तो भाई मोहम्मद दानिश जी आप जाएं, एक बार आप रिसर्च करें, आप गूगल कर लें, जो और लोगों के चैनल हैं उसमें फ़र्क होता है और मेरा जो चैनल है ये चैनल ऐसी कैटेगरी में नहीं आता है जहाँ पर आप लोग को फेक स्टोरी सुनाई जाए। स्टेटस हैं, लिखते हैं सभी भाइयों बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने के साथ लाइक और कमेंट्स भी कर लिया करो। लाइक कमेंट्स करेंगे तो आपके जो वीडियोस हैं इंसान के वो ज़्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मोहम्मद दानिश जी मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गूगल ज़रूर करा करें, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स, सारी चीज़ें आप लोग को बहुत क्लियरली समझ आई होंगी। तो दोस्तों क्राइम किस तरीके से समाज में बढ़ रहा है, इंसान को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।